नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है शर्वरी वासनिक फाउंडेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शर्वरी और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं काफ़ी ही यूनिक और अलग क्षेत्र से, जो कि है वकालत या एडवोकेसी के क्षेत्र से, मिस्टर लोकेश मेश्राम सर। इनके जीवनी से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसी आशा से बढ़ते हैं इंटरव्यू की शुरुआत की ओर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ अ रियल प्लेजर टू टॉक टू यू टुडे। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं जानना चाहूँगी कि सबकी लाइफ की एक स्टोरी रहती है, राइट, फ्रॉम वेयर द बिगिन। तो ऐसी आपकी क्या स्टोरी है? From my childhood, I am very interested in the playing and watching movies, etc. But due to my economical conditions, जो हमारे घर की जो परिस्थिति उतनी कोई इतनी खास नहीं थी। अगर पिक्चर भी देखने जाना है उस वक्त, तो किसी के पैसे लेके उधार लेके या फिर बेच बाज के हम पिक्चर देखने जाते थे। साथ में कोई अगर पिक्चर दिखाने वाला मिला और एक आधे समोसे खिलाने वाला मिला तो हमको ज़्यादा मजा आता था। तो ऐसा बहुत कम होता था कि कोई हमको पिक्चर भी दिखाए। कोई फैमिली के लोग हमारी पिक्चर उस समय में ऐसे ये था दौर था कि अगर कोई पिक्चर नहीं, कोई मूवी लगी तो बस्ती की 4-5 औरतें सब इकट्ठी हो जाती थी। उनको बड़ा एंजाइटी रहती थी कि आज पिक्चर देखना जाना, अमिताभ का पिक्चर लगा है, राजेश खन्ना का पिक्चर लगा है। तो हम जिस सोसाइटी में रहते थे वो कैसा सेमी स्लम एरिया था, स्लम भी नहीं था, वेल डेवलप भी नहीं था। और वहाँ पे जो है और पढ़े लिखे 1-2 ही घर थे, 2-3 लोग घर थे उसमें, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे। बाकी हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि बस उनको बस लेबर क्लास करना है, पिताजी कमा रहे, माँ कमा रही, खाना पीना घूमना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसमें हमारे एक बस्ती का एक कांतिलाल आकरे करके एक लड़का था, वो अच्छा स्टूडेंट था, वो मेरे बड़े भाई का फ्रेंड था। तो वो जब देखो तो वो पढ़ते रहता था, वो अच्छे से स्कोरिंग करता था, तो हमको तब इंस्पायर होता था कि ये ऐसे भी अपने कुछ पढ़ सकते हैं। तो कभी कभी मैं जब घर में पढ़ता था वो मेरे को आता था, ये पढ़ पता, ये इंग्लिश पेपर पढ़ बोला नहीं आता मेरे को, इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ना आता। तो नहीं बोले तू धीरे धीरे पढ़, तेरे को आज नहीं समझेगा, तू लाइट टू लाइट पढ़ते सिर्फ पढ़ना है, तेरे को मीनिंग नहीं समझना है। तो ऐसा उसने मेरे को इंस्पायर किया था। तो मैं जब वो पढ़ना चालू किया तो फिर बाद में मेरे को उसका भला ही डिक्शनरी ना देखे, लेकिन वो वर्ड से वर्ड ऐसा लगता था कि नहीं अपने को समझ रहा है। तो तब से लेकर अभी तक मैं हिस्ट्री पेपर अभी भी पढ़ता हूँ। तो कैसा एक ऑटोमेटिक को कैसा दिमाग में बैठ जाता था, प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक सामने आ जाता। और ऐसा करके हमने धीरे धीरे जब मैं 7वीं-8वीं में गया तब तो कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई क्या करना है, क्योंकि पिताजी माँ बाप ऐसे कुछ वेल एजुकेटेड नहीं थे। पिताजी हमारे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनका ऐसा कहना था कि बहुत उनकी जिद थी कि नहीं मेरे बच्चों ने पढ़ना चाहिए, मैं क्लरिकल में हूँ, मेरे बच्चे को क्लरिकल में एटलीस्ट आना चाहिए। तो जब भी वो मेरे पिताजी रामटेक में सर्विस करते थे, तो रामटेक में आना जाना इतना आसान नहीं था कि कम से कम 3-4 घंटे लगते थे। तो पिताजी हमारे वहाँ पे 7 दिन वहाँ रहते थे, फिर 2 दिन छुट्टी में नागपुर आते थे। तो जब भी वो नागपुर में आते थे ना हमारे घर में मिलने, तो वो बस स्टैंड पे वो तो बस के अंदर मेरे ख्याल से किताबें मिलती थी 1 या 2 रुपए की, उसमें इंग्लिश वर्ड्स लिखे रहती थी, उसका हिंदी का मुझे लिखा रहता था। ऐसा ला के उसको लगता था ये ज़्यादा पढ़ रहा है ना, तो मेरे को ला के देते थे। 2-2 रुपए की किताब रहती थी उसमें, तो एक पिक्चर की कहानी भी आती थी और पिक्चर में गाने आते थे, उसी साथ वो किताबें भी बेचा जाता था उस समय। तो तब लगा नहीं इंग्लिश सारा आसान है। तो फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा। फिर क्या होगा कि जब 7वीं-8वीं में जब आया तो मेरी सिस्टर वो पीछे लगी, बोले तू थोड़ा सा पढ़ता है बाकी भाई लोगों से, तो इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं लेता? बोले नहीं मेरे को समझता नहीं, इंग्लिश मीडियम तक ले छोड़ती, मैं मत करूँ। फिर इंग्लिश मीडियम में जाता तो सही मायने में पता चला कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले और जो सराउंडिंग के बच्चे हैं उसको जो इंस्पिरेशन मेरे को पढ़ाई का मिला, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो फिर मैं इंग्लिश मीडियम में फिर मैं पढ़ना चालू किया और उसकी वजह से मेरा अपना कुछ डेवलप करे। ऐसा करके हमारी वो जीवन शैली बचपन से चलती है। आपकी स्टोरी देखी जाए तो बहुत काफ़ी अलग रही है, क्योंकि आपने स्टार्ट 0 से ही किया अगर मैं और उसके बाद में आप वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट प्रोफेशंस में अभी हैं जी। तो आपके एजुकेशनल ईयर्स या आपके कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ बताइए। आपके उस टाइम कॉलेज के दिनों से ज़्यादा इंटरेस्टेड हमारे जो बचपन के जो दिन थे, जब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे। हाँ। तो हमारी सिस्टर, हम जाटक रोडी में रहते थे, महाराष्ट्र जाटक रोडी बोले तो उस समय का वो एरिया ऐसा था कि उस समय अगर बर्डी में मेरी मम्मी अगर वहाँ पे हमको कभी दवाखाने लेके जाती थी और बोलती थी कि हम जाटक रोडी छोड़ दे, तो वहाँ पे एक भी रिक्शा वाला उस बस्ती में आने को बिल्कुल तैयार नहीं था। आए दिन कत्लेआम,
और आए दिन मार झगड़ा दारू बेचना आजू बाजू में पड़ोस में सब ऐसी सराउंडिंग में रहते थे। तो जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे को स्कूल को छोड़ेगा तो मेरी सिस्टर जो थी बड़ी तो सूर्य महिला में थी, सूर्य महिला स्कूल में। तो बोले स्कूल में मेरे साथ में लेके जाना आना करूंगा। तो मैं प्राइमरी में उसका हाथ पकड़ के चौथी तक वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद में 5वीं में सूर्य हाई स्कूल में पढ़ा। फिर वहाँ पढ़ने के बाद में फिर मैं धीरे धीरे मेरे फ्रेंड सर्कल बनते गया। अभी सब डेवलप नहीं हुई, कोई किसी का बहुत पर्सनल कारण भी रह सकता है, ऐसे जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन पढ़ते पढ़ते मेरे धनौटी नेशनल कॉलेज में गया, हिस्लॉप कॉलेज में पढ़ा। तब मेरे को पता चला कि 2 जगह पढ़े तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप मिलती है तो मैंने पूछा कि स्कॉलरशिप ज्यादा कहाँ मिलती है? तो बोले लॉ यदि किया, एक लड़के ने बताया था लॉ यदि करते हैं तो स्कॉलरशिप थोड़ी ज्यादा मिलती है, 200-400 रुपए ज्यादा। तो उस चक्कर में सिर्फ मैंने LLB में एडमिशन लिया। अदरवाइज हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, हमारे पूरे बस्ती में पूरे खानदान में कोई वकीली पेशे वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर हमको लगा कि स्कॉलरशिप तो मिल रही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इंस्पायर किया था कि वो पढ़ना चाहिए लोगों ने और स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, तो बस उसी इच्छा के लिए स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। और जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो 2-3 साल के एक बार ड्रेस ले लूंगा। ऐसा करके फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया था। LLB में एडमिशन लेने के बाद में ऐसा हुआ कि शुरू में बड़ा हेवी था। तो मेरे साथ के जो जितने भी थे बॉयज थे, मेरे जो स्टूडेंट दोस्त थे, उनके पास में ट्यूशन लगाने के लिए पैसे थे, मेरे पास में पैसे नहीं। तो हमारा एक घोसेवाड़ा करके एक फ्रेंड था, तो हम उसके घर में आखिर के दिनों में पढ़ाई करने जाते थे। तो सवजानी साहब के नोट्स रहते थे, तो उसके 4 पेजेस पढ़ के हो गए तो हम उसकी क्लिप निकालते थे। तो बाकी हम तो 2-3 गरीब लोग थे, वो क्लिप वो जो 4 पन्ने हम पढ़ते थे, फिर बोलते थे रिवीजन करना है, फिर वापस देते थे, फिर उसके बाकी के 4 पन्ने लेते थे। ऐसा करके हम लोग जब किया तो फिर मेरे को लगा कि चलो पेपर में दे दे। जब पेपर मैंने दिया तो मेरे को थोड़ा सा मेरे दीदी ने बता जैसे जो डैडी उस समय को 2 रुपए की किताब तो अभी भी ध्यान में, वो ऐसा लगा कि इंग्लिश तो अपन लिख सकते हैं। तब पहले साल मेरे को डिक्टेशन मिल गया था। हाँ, जो मेरे को कभी ख्वाब में नहीं था, कुछ नहीं था। तो 3 सब्जेक्ट में डिक्टेशन मिला था। तो उसके बाद में मेरे को लगा नहीं अपन पढ़ सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी फिर अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बाद में मेरा ज्यादा और कॉन्फिडेंस होगा तो इजीली पढ़ सकते हैं। 3rd ईयर में डिसे हो जाता और फिर मैं बोला नहीं, ये अपन अपने खुद से गद्दारी कर रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद में कंटिन्यू किया। उस समय पे मेरे को हमारे घर की परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि हमको LLB होना ऐसा जरूरी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उस समय में ऐसा दौर आ गया था कि सरकारी नौकरी करना चाहिए। और तब बहुत ज्यादा वो था, हाईली एजुकेटेड लोग बोले तो सब लोग ऐसा लग रहा था कि पूरे नागपुर क्षेत्र में मर्दा रोड पे जाके बस रहे जो वेल एजुकेटेड। तो हमको लगता था अपना घर तो इधर झोपड़पट्टी में, वो भी किराए से, खुद का घर नहीं था। अब ऐसी इसमें ऐसा हो गया LLB कर तो देते। फिर मैं बोला कि LLB करने के लिए नहीं होना तो फिर नहीं, कंपटीशन करेंगे तो कम से कम वकीली चलती कि नहीं चलती, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं था। अब ऐसे इसमें मैंने सोचा कि चलो अपन करके देखते हैं। फिर मैंने क्या बोला चलो अपन कंपटीशन के भी एग्जाम करें, उसकी भी तैयारी करते हैं। तब उस समय सुरभि कोचिंग क्लासेस बहुत चलता था, बहुत फेमस था, और कैम्ब्रिज क्लासेस। तो यहाँ से मैं फिर ये घर में आया तो यहाँ से मैं अपनी साइकिल नहीं करता था। मेरा और जब दोस्त का थोड़ा सा मेरे से गुस्सा था, तो उसके पास साइकिल भी नहीं थी, तो उसको डबल सीट लेके जाता था। पहले मैं कॉलेज जाता था सवेरे 7:30 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद में फिर उसको दोस्त को लेकर ट्यूशन जाता था। फिर उसको आने के बाद में फिर मैं रात को 7 बजे फिर ट्यूशन देती थी सुबह क्लासेस में। फिर 11 बजे तक हम मोमिनपुरा के बाजू में उसका घर, जिसके घर में लाइट थी, उसके घर में पढ़ाई करते। फिर ऐसा करते करते मेरे को लगा नहीं अपन कर सकते। तो फिर मैं स्टॉक सिलेक्शन की एग्जाम पास हो, सेंट्रल रिसर्च तो रेलवे की भी पास हो जाता। और उसके बाद में एक वो बताना नहीं चाहिए, बाकी लोगों को भी मैं पास करा दिया कि मेरे को तब 200 रुपये मिलते थे एक पेपर देने की। किसी का पेपर दिया तो 200 रुपये मिल जाते थे, किसी का पेपर दिया 500 रुपये मिलते थे। तो हमने पेपर भी दिए, MPSC में मैंने बाकी लोगों को पेपर दिया हो। अब ऐसा करते करते मेरे को लगा नहीं को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए, वकील बनने से नहीं होता। तो कोर्स सिलाने को पैसे देते। फिर मेरे दीदी ने अपनी जीजाजी से छुपा के पैसे दिए। फिर हम ऐसे पढ़ते रहे। फिर बोला अभी किसको पकड़ना चाहिए, तो हमने डागा साहब को पकड़ा। उनका बहुत नाम था, अच्छा वकील थे एवा डागा साहब। तो उनके तरफ हमने एक दोस्त के बात पर ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन उनके तरफ भी गया तो भी कोई परिस्थिति नहीं थी, साइकिल से आना जाना पड़ता था। उनके ऑफिस में जब जाना था तो फिर अभी वो कुछ सर्वे करने के लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर में मैं
फ्री बेसिस पे लगा था कि तुम कैसे टर्म निकालना है आपको। तो फिर वो एक चाय और एक समोसा मिलता था सवेरे, मेरे सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। फिर 11 बजे फिर ढाका साहब के साथ में हाईकोर्ट जाता था। हाईकोर्ट के काम ऐसा है कि जल्दी खत्म हो जाते हैं 3-4 बजे तक, तो उसके बाद में क्या करना, मुझे तो पढ़ना था। तो फिर मैं इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, उनके साथ बांटता था, लेकिन वहाँ से भी साहब का काम खत्म हो गया, चल जाती है। तो उसका कौन सा मैटर चल रहा है, वो कोर्ट में क्या चल रहा है, ऐसा कोर्ट में सब बिना परिचय, कोई पैसा नहीं थी, कोई मेरा पीछे में बैकग्राउंड कोई नहीं था, तो उनके साथ घूमता था और सर देखते देखते मैं आगे बढ़ा। तो आपकी जैसी एक स्ट्रगल और एक सैक्रिफाइस वाली जो लाइफ है, वैसे ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे 50 वॉलंटियर्स हैं हमारे एनजीओ में, और हमारी एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वी हैव ओवर 100 बुक्स ओवर देयर। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको पर्सनली पढ़ना पसंद है, लाइक रीडिंग, प्लेजर रीडिंग? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पेशा ही ऐसा है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं कि कानून से संबंधित ही चलो। बहुत सारी हमको सोसाइटी में रहने से, शादी में जाने से लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, लोगों के क्या व्यूज है और दुनिया में क्या होता है, उतना अपडेट रहना जरूरी है। सिर्फ कायदे की पढ़ाई से तुम अच्छे वकील नहीं बन सकते, ये आपको बताता था। तुम्हारा उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोलता है, क्योंकि हर केस डिफरेंट होती है, एक दूसरे कनेक्टेड होती है, सिमिलर बिल्कुल नहीं होती है। तो उसमें क्या हुआ था, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस वक्त काम कर गया, तभी तुम जज को इम्प्रेस कर सकते हो, क्योंकि कायदा तो जज को भी समझता है, कायदा तो सरकार वकील को भी समझता है, और दोनों को मिलकर ऐसा तिरछा रास्ता निकाल के उनको दोनों को कैसा कन्विंस करें, कैसे उनको उसे रीड ले, ये स्किल होती है। तो उसके लिए तुमको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी होना चाहिए, और तुम्हारा उसी समय तुम्हारा उतना नाम भी होना चाहिए कि नहीं ये वकील जो बोल रहा तो सही में कोई बुरा होगा। तुम चीटिंग करके 1 या 2 दिन चल सकते हैं, 1 या 2 साल चल सकते हैं, उसके बाद में तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो सर आपकी कुछ फेवरेट बुक्स के आप रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? पहले मैं शेक्सपियर पे किताबें लाइब्रेरी से लाके पढ़ता था, क्योंकि पोजीशन तो थी नहीं, नोट पर पढ़ता था, अभी कुछ है नहीं वो। अभी वो हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाले, हमारे तो ऐसे वादे थे कि हमारे जो किताबें आपको जैसे कि बता दी, जैसा एलएलबी में लिया तो बाकी लोग सिस्टर के अलावा बाकी लोग बोले कि तू लिया इसका पढ़ाएगा कौन तेरे को। उसके पहले भी मैं दत्ता मैगी में एडमिशन लिया था, तो 15,000 रुपये तब इंजीनियरिंग की थी, तो हमने 5,000 भरे, बाद में 10,000 रुपये भर नहीं सके, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था। तब पोजीशन नहीं था, तो वो बुक्स का भी इतना सेव करना, ये करना पॉसिबल नहीं था। तो हम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते थे, या फिर कैसा पढ़ते पढ़ते बाकी जो कलीग्स जो मिले तो उनको बोलता था फिर वो किताब पढ़ के हो गया तो सब मैं पढ़ता, ऐसा था। तो उतना अपने उस समय मैं ये नहीं था, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, हम मटेरियल खुद ही कलेक्ट करते थे, खुद ही कर लेते थे। सर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखा जाए एडवोकेसी में, तो कितने टाइप के लॉयर्स होते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। देखो हमारे जुडिशरी में और हमारे लॉयर वर्ग में ऐसे भी काफी लोग हैं कि वो खानदानी इतने ज्यादा रईस है कि उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एलएलबी किए, कुछ तो भी करना है, अगर एलएलबी किए हैं, आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, उनका कैबिन है, हमारे सिर्फ बड़े बड़े लैविश ऑफिस है, लेकिन उनको प्रैक्टिस का आवश्यकता नहीं है। तो वो एक टाइप के। दूसरे ऐसे हैं कि जीरो से हीरो वाले भी वकील है। पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में माना जाए तो कम से कम 6,000 में से 3,000 रेगुलर आने वाले हैं, उसकी वजह से 50 से 100 लोगों की प्रैक्टिस चलती है, बाकी किसी की प्रैक्टिस नहीं चलती। हैंड टू माउथ भी बहुत सारे वकील हैं, कोई कस्टडी आए तो दौड़ के जाते हैं, उनको लगता है कि 100 रुपये का साइन करने के भी मिल गए तो बेचारे वो भी करते हैं। तो एक लो कैटेगरी से आए हुए, और इसमें सबसे ज्यादा जो रहता है, तुम लो कैटेगरी से आए हो या बहुत बड़े लैविश फैमिली से आए हो, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा से अच्छा कोर्ट और लग्जरियस गाड़ी में आने से तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारा ईमान, इतबार और तुम्हारा वर्क देख के वो लोग तुम्हारे पास अप्रोच होते हैं। एडवर्टाइज हमको करने की जरूरत नहीं है, जैसा डॉक्टर को करने की, जिसके हाथ उसको अच्छा लगा और जिसको विश्वास पड़ा कि नहीं। और बहुत सारे क्लाइंट में ऐसा होता है कि उस बारे में तो मेरी केस खराब है, मैं हारने वाला हूँ, लेकिन ये बंदा, ये वकील अपने को ये इसमें कुछ तो भी रिलीफ जमा सकता है या फिर कुछ करके दे सकता है, तो लोग ऐसे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं रहता अपनी केस खराब है, मर्डरर को, रेपिस्ट को मालूम है उनको सजा देने वाली, लेकिन लगता नहीं ये सेफ हैंड में जाना चाहिए, तो लोग रिकमेंड करते हैं, वो एडवर्टाइज होती है। इस टाइप के वकील होते हैं। कुछ वकील ऐसे होते हैं कि उनको कैसा सिर्फ पैसे से मोहब्बत रहती है, क्लाइंट से कोई मोहब्बत नहीं।
और किसी को तो पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है। और सिविल और बहुत सारे वहाँ पे ट्रेड्स है, सिविल प्रैक्टिशनर अलग रहते हैं, क्रिमिनल है, लेबर लॉ, कंज्यूमर लॉ, हर उनके अलग अलग है, उनको अपने अपने इच्छा से सब अपने करते रहते हैं। सर एडवोकेसी में देखा जाए तो आपको आपका पॉइंट आपके ओपोनेंट के आगे प्रूव करने के लिए आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम का होना, एक कॉन्फिडेंस का होना काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए आपकी क्या ट्रिक्स है? नहीं, ट्रिक्स उसमें जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर कोई केस जीतेगा, वकील भी जीतेगा, क्लाइंट भी हारेगा, ऐसे जरूरी नहीं रहता। लेकिन उसके लिए कैसा, सबसे पहले क्लाइंट ने प्रामाणिक रहना जरूरी है कि उसने जो इंस्ट्रक्शन हमको दिए हैं वो प्रॉपर दिए हैं कि नहीं, या कुछ छुपा के रखे। तो हम क्या करते हैं, हमारी ट्रिक एक ही रहती है ना, मैं मैक्सिमम क्लाइंट को जब हम पूछते हैं तो उनको बोलते हैं कि जो भी किया है तू ईमानदारी से बता, तू ईमानदारी से बताएगा तो मैं वो तेरे को सेफगार्ड करते हुए सामने रखूंगा। अगर तूने बराबर नहीं बताया, तो बराबर नहीं बता पाया, तो मैं सामने वाले वकील को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, जज को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा जब तक। और हमको मालूम है इसने किया है, तो हम कैसा करते हैं, उसका सेफगार्ड रखते ऐसी उसको ढांचा देते हैं कि कोर्ट को बात पड़ जाए कि बेनिफिट ऑफ डाउट इसको देना चाहिए, ये इनोसेंस है। कहने का मतलब ये कि उसने बड़ा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया तो वे आउट हमको अच्छे से मिलता है, ताकि हम तभी दूसरे वकील को क्रॉस कर सकते हैं, उसको डिफीट कर सकते हैं। ये उसकी ट्रिक है, उससे ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है। और उसके साथ साथ उसने जो बोला उसके लिए हमको मनन भी करना पड़ता है कि नहीं, इसलिए जो बंदे ने बताया ये सही में ऐसे हो सकता क्या। तो हम प्रोबेबल स्टोरी पे हम क्या करते हैं कि सब जूनियर्स हम सब जूनियर्स से बोलो, बहुत बार मेरे को नहीं समझ में आया तो हम सीनियर से भी एडवाइस लेते हैं। हमारे बाजू में तिवारी साहब वगैरह से बैठते हैं, उनको मैं पूछता सर ये कैसा, हमारे घड़िया साहब है, हमारे मोगो का साहब, उनसे मार्गदर्शन लेते रहता। अभी भी भाई नाम बड़ा हो, लेकिन कैसा मैं अभी भी उनको पूछते रहता, वो भी बताते रहते, सब कोऑपरेट करते। और वही बाकी सब मैक्सिमम लोग ऐसे बताते रहते कि नहीं ये इसमें ऐसा वे आउट निकालना पड़ेगा, इसमें ऐसा उसने जो बताया मेरे को प्रोबेबल नहीं लगा। क्योंकि कोई कितना भी बना डाना के झूठ कितना भी हमको बताया, और पुलिस वालों ने कितना भी झूठ लिखे सही लिखे, लेकिन एक प्रोबेबल स्टोरी की तरफ जाना बहुत जरूरी कि नहीं ये सही में ऐसा हुआ होगा क्या, और सही में पॉसिबल है क्या। क्योंकि हर कोई तो बोलता है इनोसेंस, तो उसमें हमको ये ढूंढना है कि प्रोबेबल है क्या। उसके बाद में उस पर स्टडी करना, फिर साइटेशन निकालना, सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट के ऊपर क्या बोला है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है, या कलीग के किसी के चर्चा करने के बाद में उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। साथ ही जो जूनियर्स लोग अभी आ रहे हैं वो भी अच्छे आज के तारीख में डेवलप होकर आ रहे हैं, क्योंकि उस समय तो कुछ भी नहीं था। अभी इंटरनेट का जमाना है, कुछ अभी मैं जब से जूनियर लोगों को बोलता तो ऐसे मैं बोल देता तो उससे वो दोनों तीनों अपने चारों पांच जो मेरे जूनियर है फटाफट मोबाइल निकाल के फटाफट ढूंढना, जब सब इसका मीनिंग ये होगा, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा। तो अभी कैसा बहुत सारा अपडेट है। अभी वकील लोगों को अभी जो सा हम 10 साल पढ़ने के बाद जितना समझ आता था उनको 2 साल में समझ आ रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो चुका है और अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की वजह से ये वकील लोगों को बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है। सर ये सब तो हो गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, बट आपके पर्सनल लाइफ के, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, फैमिली में मैं बढ़िया हैप्पी हूँ, बीवी बच्चों के साथ बढ़िया रहता हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं बाकी समय बाकी लोग जैसा आउटिंग पे जाते हैं तो मैं सिर्फ फैमिली के सिवा कहीं नहीं जाता। मेरे को कहीं जाना भी रहा, संडे भी है तो मैं संडे और सैटरडे जब भी छुट्टी आती है तो बाकी लोग जैसा आउटिंग को जाते तो मेरे को जाना भी रहा तो मैं फैमिली के साथ जाता। अदरवाइज बाकी जो 5 दिन है फिर पार्टी शार्टी जो भी सबको मिलता है 6 बजे के बाद में मिलता, उसके पहले तेरे को मिलता नहीं। हाँ, और मैं फैमिली में खुश रहता, उनको खुश रखता। मेरी कोशिश है खुश रखने का, वो सब लोग कोई नाराज है तो उससे तो मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, वो भी हैप्पी मेरे से। आप अपने वर्क लाइफ को और आपके पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज करते दोनों? इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक मैंने ये पढ़ा देखा मैंने कि जब मैं नया नया वकील बना तो बहुत सारे लैविश से ऑफिसेस रहते थे। रामदासपेट में रहना है और बर्डी में ऑफिस है, और कोई बर्डी में रहता था, रामदासपेट में सिविल लाइन में बड़े बड़े ऑफिस डाल के बैठते थे। जब मैं डागा जी की तरफ लगा तो डागा साहब का ऑफिस ऐसा था कि उन्होंने घर में सामने के रूम में ऑफिस बना दिए। जब क्लाइंट आए तो ऑफिस चल, बाकी समय घर में समय देना मिल जाता। तो मेरे को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप नहीं आते थे या कोई क्लाइंट नहीं आया तो मैं घर के लोगों के साथ काम कर सकता, घर के लोगों को टाइम बता सकता हूँ। अगर यही मैं ऑफिस में जाऊंगा तो मेरे को टाइम फिक्स करना पड़ेगा।
और टाइम फिक्स करने के बाद में ऐसा हो जाएगा कि मेरे को वो टाइम पे वहाँ पे कोई भी हालत में जाके बैठना पड़ेगा। तो करके मैंने ऐसा कंसेप्ट पहले से मेरे को कि घर में ऑफिस रहा तो कैसा टाइम से होगा और फैमिली में अपन ज़्यादा समय दे पाएंगे, तो दोनों साथ एक ही साथ काम हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को इकोनॉमी में आ जाता है, पैसे की बचत हो जाती है, अलग से कोई ऑफिस करने की जरूरत नहीं है, घर के लोगों को अपनी चिंता नहीं रहती, अपने को घर के लोगों की चिंता नहीं रहती, तो अपन फुल टाइम उनके साथ में इजीली हो जाता है। सर आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कौन है या सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल इंसान आपके लाइफ में अभी तक कौन है? वकील पेशे में आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मेरी दीदी का था, उससे ज्यादा मेरे मम्मी का था, मम्मी डैडी को तो सबसे ज्यादा था, लेकिन मेरे को जो आगे ये एजुकेशन में ज्यादा भर मैंने किसी ने कोशिश किया तो मेरी दीदी ने दिया, क्योंकि वो जब भी बोलती थी लेके बैठती थी, मेरे साथ में पढ़ती थी और थोड़ा सा कभी की मस्ती थी यार नहीं बोला ये कहता तो मार भी देती थी, वो भी मजा आता था, तब रोता था, गुस्सा होता था, फेंक फाक करता था सामान, लेकिन वो मेरी दीदी मेरा ऐसा स्पेशल अटेंशन देती थी क्योंकि बाकी भाइयों से बोले ये बंडखोर है बदमाशी करता है लेकिन पढ़ भी लेता है, तो वो ज्यादा ये करती थी। उसके बाद जब वकीली पेशे में आया तो मैं इंस्पायर वो अपने सुबह सर से बहुत इंस्पायर था, सुबह धर्मांतर के हिसाब से जो नागपुर शहर के सीनियर होते हैं, और उसके बाद में फिर सबसे पहले जब केसेस जब आती थी तो मेरे को लगता था कि उनके साथ में काम करना चाहिए, लेकिन वो बेस मेरा उतना हाई लेवल का नहीं था क्योंकि मैं बहुत लो एकदम बहुत लोगों ने वायरस से लो था कि इतनी कोई केसेस नहीं थी, एक दो केसेस में उस समय भी लगी गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की, तब लगा था नहीं ऐसा भी वकील रहते हैं जो कोऑपरेट करते, तब भी करते हैं ना, आज भी लोगों की सेवा में करते हैं। दूसरे है अपने श्री भंडारकर साहब है, उसके बाद में है अपने आर के तिवारी साहब और गड़िया साहब, गांधी साहब, इनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, इनका जो मैं डेडिकेशन देखा, इनका जो डिवोशन देखा, ये जैसा हमारे गड़िया साहब है दिन भर बैठे थे, वो कैसे चलती फिरती हमारी लाइब्रेरी थी उस समय, हमको कुछ भी अड़चन आती थी, कोई भी लॉ पॉइंट पूछना था तो दौड़ जाते सर ये इसका कैसा, तो बोलते थे ये पेज नंबर 190 ऑल एमा 1997 नहीं जाती, किताब निकाल और खोप के जाके पढ़ दी, तो पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता था उनको, मुंह जवानी पूरे साइटेशन तब भी याद है अभी भी याद थे, तो हमारे लिए वो कैसा तब इंटरनेट ना कुछ भी नहीं रहता था, अभी तो सर्चिंग किए तो 1 मिनट मिल जाता था, तो किताब ऐसा देखना पड़ता था, तो उनको मुंह पाटते। दूसरे हमारे एक लाइब्रेरियन भी है कोर्ट के सुरेश बाबू के, तो उनको भी कभी भी पूछे तो इमीडिएट उनके मुंह जवानी पूरे साइटेशन से याद है। अच्छा। और सबसे ज्यादा मेरे को ये वकीली में जब बढ़ाने की जो प्रयत्न किया ये हमारे सीनियर प्रफुल्ल मोगाकर साहब ने, क्योंकि डागा साहब के बाद में मैं मोगाकर साहब के पास में आया, तो मोगाकर साहब ने हमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए। अब वो हिम्मत कैसे देना, तो बस हम पीछे खड़े रहते फाइल पकड़ के, तो जज के सामने जब आर्गुमेंट चालू करते तो मेरा हाथ पकड़ के सीधा आगे कर लेते, चल बोल बोल, तो जज को भी समझ में आता था कि ये इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जज मेरे से जब इंटरेक्शन करता था पहले तो एक दो इसमें वो घबरा जाता, बाद में धीरे धीरे पीछे से चिट्ठी लेते थे, ऐसा बोलते थे, मैं इधर भी देता था, एकदम दचक जाते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया। तब का भी वाकया मेरे को याद है कि उसने बोले कि नहीं तू जा, वारंटी तो कैंसिल करना है। अब मैं गया तब ज्यादा तो इसको था नहीं और कुछ नहीं था, वो भैया वैसा ही करके था, तब नया 2-3 महीने हुए थे मेरे को, उसका वारंट कैंसिल करने मेरे लिए भेजे। अब मैंने रिकॉर्ड देखा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले तो पढ़ना चाहिए, अपन ने अपना डिफेंस स्टैंड करना चाहिए, मैंने स्टैंड नहीं किया था, मेरे मालूम नहीं, मेरे को वारंट के साथ तो बोले ऑफिशियली वारंट कैंसिल कर जा, वो आगे गया ऑफिशियल लगाया, कोर्ट बोले इसकी तो जमानत ही नहीं हुई है, वारंट कैसे क्या, उसको अंदर नहीं लिया था। उसको तो अंदर आने लगा, मेरे आंख में आंसू आ गए थे, अभी ये मेरे वजह से अंदर जा रहा है। फिर कोर्ट को मैंने बोला कि सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ भी नहीं, तो फिर वहाँ एक बाबू बाहर है, शायद साहब ने बताया था उसको, तो बोले उसको ऐसे इस टाइप के एप्लीकेशन लिखने लगा, फिर वो भी लिखना नहीं, क्योंकि मैं मेरे हाथ से कोई आरोपी अंदर जा रहा है, तो मैं बहुत बौखला गया, बोला अभी मेरा कैसा क्या होगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा था ना, क्योंकि बोले इसको जेल कस्टडी में जेल भेज दो, तो मैं तब दचक गया था। उसके बाद में फिर कैसा धीरे धीरे डेवलप करते गया, पूछते गया, फिर अपने बोला नहीं अपने कुछ पढ़ना है। एक वाकया ऐसा हुआ था कि हमारे एक रिटायर्ड जज थे, तो वो बहुत बातें बताते थे, ऐसा क्रॉस करना, वैसा करना, ये करना। एक मर्डर की केस मिली थी, मैं बोला चलो सर इसमें आपको पढ़ना 2 आरोपी है, और बोला यार अपन दोनों मिलकर कर लेंगे, तब मेरे ख्याल से 20,000 रुपये फी दिया था, तब मर्डर के हिसाब से 20,000 फी बोले, तो मैं तो जो मेरी खट्टी हालत है उसके साथ बोलते सर को 10 दिया, 10 में नहीं लगा,
अब वो सर को बोला तैयारी हुई क्या? हाँ हो गया। बोले अरे तू चिंता मत कर, तू आ जा। बोले हम जब वहाँ पे जब सामने गए तो पहले तो आए नहीं, तब पेजर का जमाना था वहीं। तो जैसा विटनेस ने बोलना चलो कि हम लिख रहे थे, तो बाद में देखा मैं पलट के तो हमारे वकील सब गायब हो गए थे। तो जज बोला साहब मैं उनके भरोसे मैंने भी केस किया था। तो बोले एग्जाम में तो कल मैं पढ़ाई करके आऊंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे अनुभव आए कि बहुत बातें बताने वाले तो बहुत रहते वहाँ पे, लेकिन मैं लिखते लिखते हमारे जो रिटायर्ड करते वो वहां से भाग गए थे। बोला कि कन्विक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसा भी उसके बाद में फिर धीरे धीरे पिकअप मिला। बोला नहीं अब खुद कुछ पढ़ना है, खुद कुछ करना है। उसके बाद फिर अक्कू यादव की बहुत बड़ी केस आई थी, तो अक्कू यादव का पूरा केस मैंने संभाला था। उसके बाद में मनोरमा कांड वगैरह सब जितने भी केसेस है मेरे हाथ नीचे। तो तब पहली बार ऐसा हुआ कि बीबीसी न्यूज में नागपुर का कोई लड़का जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता, तो बीबीसी न्यूज में कंटिन्यूसली आधा घंटे इंटरव्यू आई थी मेरी वाली। और पूरे 70 लोगों को मैंने वहाँ पे जब छुड़ाया था और सबका पीसीआर सोशल करके मैंने सब काम किया था। नागपुर के सब रिस्पेक्टेबल अनरिस्पेक्टेबल लोगों ने सबने मेरे तारीफ की थी कि बहुत ही अच्छे से कर रहा है। बड़े बड़े उसके बाद बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, किसी को लगता था कि इसको एडवर्टाइज मिल रही, मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन सबने उनको रोका नहीं। बोले वो कर रहा लड़का छोटा है लेकिन करने दो उसको। ऐसा धीरे धीरे इंस्पिरेशन सब बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे फेमस केसेस आए करते हैं। तो ये आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा होगा आपके इतने सालों के करियर में ये। सर इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, आप अगर उसको कोई और कंट्री के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करें, फॉर से अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम से, तो आपको इंडिया के और अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम में मोटा मोटी क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं? अमेरिका का थोड़ा सा डिफरेंट ही जाता है एक तरीके। अपना जो बेसिक है इंग्लैंड से कनेक्टेड करता है, लंदन से, तो सिमिलरिटी इसमें ज्यादा है। और अमेरिका का कैसा है कि देखो कोई भी लॉ इस टाइप से बनाया जाता है कि वहाँ पे कैसा सोशल है, तुम्हारा कल्चर और रिचुअल्स क्या है यहाँ के, उसके हिसाब से कायदा बना जाता है। तो जब इंग्लैंड यहाँ पे आए अंग्रेज जो आए वो लंदन से बिलोंग करते थे, उन्होंने यहाँ का ट्रेडिशन देखी। उन्होंने देखी यहाँ पे मुस्लिम लॉ है तो उनको 2-3 शादी अलाउ है, तो उन्होंने उस हिसाब से उनको सिस्टम बना दिए थे। यहाँ पे जैनिज्म है तो उनके हिसाब से बना दिए थे। और यहाँ पे ट्राइबल है, उनके साथ में अत्याचार हो रहा और उनके अपने औरतों को जला, आदमी मरा तो औरत को जलाने की जो प्रथा लाए थे, तो वो सती प्रथा जो बंद की, तो उन्होंने वो हिसाब से सिस्टम डाले, वैसे सिस्टम बनाए। अब अमेरिका का एब्सोल्युटली डिफरेंट है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेट है और मल्टीपल यहाँ पे कल्चर है और मल्टीपल यहाँ पे रिलीजन है। अमेरिका में वैसा नहीं है। अमेरिका में एक मात्र चलता है, मैक्सिमम चलता है क्रिश्चियन, थोड़ा जो है थोड़े मायना में मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम का वहाँ पे कायदा स्पेशली नहीं चलता। वहाँ पे अमेरिका का जो स्पेशल उनके कल्चर के हिसाब से है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि उससे अपन कंपेयर करें, क्योंकि पूरा रिलीजन एक है वहाँ पे। जैसा कि आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे इंडिया का अगर अरब कंट्री से करो कंपेयर, तो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका एक ही कम्युनिज्म है, एक ही कास्ट है, तो उनके साथ कास्ट के हिसाब से वो आका लॉ बना है, तो दोनों मिक्सअप नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। सर आप नागपुर में रह गए, आप नागपुर वासी हैं, तो आपको क्या लगता है कि नागपुर में डेवलपमेंट का स्कोप है अभी? एजुकेशन डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने देखने में आया कि जब मैं एजुकेशन ले रहा था तब बहुत ऐसा हमारे बस्ती से हम जब निकलते थे पार्टी पेंसिल ऐसे दफ्तर लेके जब निकलते थे, तो कुछ 1-2 घर थे मेरे ख्याल से, तो उनके लिए रिक्शा आता था, कॉन्वेंट में जाते थे उनके बच्चे। तो हम देखते थे कि कॉन्वेंट जाते थे, इंग्लिश पढ़ता, हमको कुछ भी नहीं आता। तो अभी वो सिस्टम धीरे धीरे कैसा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड बहुत सारे आए, तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट ही है। लेकिन कैसा है बहुत सारे लोग कैसा एक ही फील्ड चुनना कर रहे हैं। अब तब मैक्सिमम ऐसे होता था जब मैं एजुकेशन में 10वीं 12वीं में आया, मेरे को इंजीनियर बनना है। मैक्सिमम लोग इंजीनियर के पीछे इतने भागे रहते थे, कभी उसने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर भी बनना चाहिए, कभी उसने ये नहीं सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कोई फील्ड है, किसी ने ये नहीं सोचा कि और बिजनेस में भी जाना अपने लोगों ने जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। तब एक ही सिस्टम मालूम था कि इंजीनियर बनना है तो अच्छा पगार मिलेगा, इंजीनियर मिला तो इसको फॉरेन में नौकरी मिलेगी या बॉम्बे पुणे में नौकरी मिलेगी। तो अभी वैसा नहीं रहा, और मेरे ख्याल से अभी लोगों ने तो ये देखना चाहिए कि हर फील्ड में चूज होना चाहिए अलग। एकाधी की वकीली चली तो दूसरी की भी चलेगी, ऐसे जरूरी नहीं है। एकाधी डॉक्टर बना तो दूसरे डॉक्टर बनेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। और थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा मेरे को अलग एनर्जेटिक लगता है मेरे को इंजीनियरिंग के से। इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन कैसा उनको पैकेज भी अच्छी मिलती है,
वो बोलते हैं कि मेरा 20,000 का 20 लाख का पैकेज मिला, 30 लाख का पैकेज मिला। तो मेरे को भी नौकरी लग रही थी रायपुर में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। तब मैंने भी सोचा कि अगर मेरे को 20 वहाँ पे अगर मेरे को तो मेरे ख्याल से 30 से 40,000 रुपये महीना था, तो अगर इनको आज के टाइम में 20 लाख है ना, कम से कम 1.5 लाख दूंगा। लेकिन तुम अपना खुद का घर, खुद का नागपुर और खुद के माँ बाप को जिन्होंने पढ़ा है उनको अगर छोड़ के तुम वहाँ पे 2 लाख रुपये महीना कमा रहे, तो मेरे ख्याल से वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है जो अपना घर छोड़ रहा है, अपनी बस्ती, अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ के अगर बाहर जाके पढ़ रहा है। तो मेरे को वो मेरा व्यू है। वो बहुत सारे लोगों के लिए मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा तो वहाँ फॉरेन में जाएगा, मेरा लड़का ये बनेगा उधर जाएगा करके, वो मेरे कंसेप्ट के बाहर है। लेकिन अभी आजकल का सबका लोगों का ये कहना है कि मेरा लड़के इंजीनियर बनना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट बहुत लोगों का चालू हो गया। मिसकंसेप्शन। सर देखिए कि फील्ड से ही रिलेटेड ये थोड़ा ऑब्वियस है कि हर एक इंसान सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, ये एक हार्श ट्रुथ है हमारे जीवन का। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पायरिंग लॉयर्स या जो लॉयर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए टू बिकम अ लॉयर, या क्या स्किल सेट उनके पास होना चाहिए एक लॉयर बनने के? देखिए, लॉयर बने तो कैसा दूसरे को देख के सबको लगता है कि मैं भी इतना बड़ा लॉयर हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लॉयर बनने के पहले ये सोचना चाहिए कि अपने को लॉयर बनने के बाद में 2-3 साल, कम से कम 5 साल, एटलीस्ट 5 साल किसी अच्छे वकील के पास में अच्छे से ट्रेनिंग लेना जरूरी है। लेकिन कैसा हो रहा है, हम आज के हमारे देखने में जो आ रहा है कि वकील क्या बना, तो सीनियर ने अगर मर्सिडीज लिया है या फिर आल्टो लिया है या फिर दूसरी कोई गाड़ी लिया, तो वो भी उसके भागा दौड़े लगता है, उसके पैसा तो उसको मिल जाता है, लेकिन कैसा वो उसकी स्टडी खत्म हो जाती है। तो उसने मेरे ख्याल से कम 4-5 साल तो ड्यूरेशन देना चाहिए, और ड्यूरेशन के साथ में तुम्हारे उतनी मेहनत और खुद को डेवलप करना जरूरी है। तो जब तक वो खुद को डेवलप नहीं करेगा, एक अच्छा वकील बनना बड़ा मुश्किल होता है। वकील तो बहुत है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वकील तो भाई बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वकील बनने के बाद में तुम बाद में ये बात की तरसना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास आ क्यों नहीं रहा। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बोला कि लोग तुम्हारे स्किल देख के आते हैं, तुम्हारे शर्ट पैंट और गाड़ी और घर देख के नहीं आते, तुम्हारा स्किल देख के आएंगे। तो तुम अपना स्किल 5 साल तक खुद अच्छे से डेवलप करो। लोगों ने बोलना चाहिए नहीं ये उसके पास में था, उसने ये केस में भला ही उसने नहीं निपटाया, लेकिन उसके केस में इसका कुछ तो संबंध था। तो ऐसा एक मोटिवेशन जब लोगों का आता है, जब कॉन्फिडेंस आता है, तब लोग तुम्हारे पास केस लेके आते हैं, फिर रिस्क लेंगे, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन अभी आज के जैसा कोई भी वकील बना तो उसको लगता है वो इजी मनी मिलता है, माल प्रैक्टिसेस में जाते, गलत काम करना चालू कर देते, शौक बढ़ा देते। तो ये सब उन्होंने मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। गाड़ी घोड़ा से और बहुत शान शौकत से कोई बहुत अच्छा वकील या कोई अच्छी पर्सनैलिटी तुम डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर करते हैं तो कुछ दिन चलेगा, मैंने जो बताया ना, 2 दिन चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उससे ज्यादा बाकी उनकी कोई ये नहीं रहती। बाद में उनके जो हाल रहते बड़े बेकार हो जाते, ऐसा मेरा मानना है। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सी चीजें सीखने को भी मिली। दर्शकों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट लोबेश मेश्राम सर। आई होप कि आपको मेरी तरह ही इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हमारे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।